जब भी हम किसी बड़े पेड़ को देखते हैं ना, तो शायद ही कभी इस बात पर हमारा ध्यान जाता है कि हमारे सामने एक बहुत ही मैसिव और साइलेंट प्लम्बिंग सिस्टम खड़ा है। बिना किसी हार्ट के, बिना किसी मोटर के, ये पेड़ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर जमीन से पानी खींच रहा है और उसे लीव्स तक पहुंचा रहा है हर एक सेकंड। आज के इस डीप डाइव में हम बाहर दिखने वाली इन टहनियों और पत्तों से आगे बढ़कर इस हिडन इंटरनल आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर। जो भी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हम इस पूरे मटेरियल को लाइन बाय लाइन तोड़ेंगे। तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि नेचर ने उसे वैसा क्यों डिजाइन किया है। एक एक डायग्राम और कॉन्सेप्ट का यहाँ पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल सिंपल एनालॉजीज और हार्डकोर कम्पेटिटिव लॉजिक के साथ। हाँ, और बायोलॉजी में एनाटॉमी का सीधा सा मतलब यही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। जब हम एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर झांकते हैं तो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मिलता है हमें। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स होने के बावजूद अंदर से एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है बिल्कुल भी। एवोल्यूशन के दौरान अलग अलग एनवायरनमेंट्स और चैलेंजेस को फेस करने के लिए इन पौधों ने अपने अंदर स्पेसिफिक सर्वाइवल मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं। तो आज हम इस इंटरनल इंजीनियरिंग के हर पुर्जे को खोल कर समझेंगे। तो इस इंजीनियरिंग की शुरुआत हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से करते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें, सीमेंट और पाइप्स चाहिए होते हैं, वैसे ही पौधों के पास इन सब के लिए टिश्यू सिस्टम होता है। सोर्स मटेरियल क्लियरली कहता है कि स्ट्रक्चर और लोकेशन के हिसाब से टिश्यूज 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को समझते हैं। नाम से ही लगता है कि ये प्लांट की स्किन होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है। अगर हम इसको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो एपिडर्मिस इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से बनी होती है जो एक कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं। मतलब इनके बीच कोई गैप्स नहीं होते। ये यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है और इसके सेल्स पैरेन्कामेटस होते हैं। थोड़ा यहाँ रुक कर इस पैरेन्कामेटस वर्ड को तोड़ेंगे हम, क्योंकि जो लोग इस टर्म से नए हैं उन्हें इसे कैसे इमेजिन करना चाहिए। अच्छा, तो पैरेन्काइमा को आप प्लांट का सबसे बेसिक, सबसे सिंपल और लिविंग फिलिंग मटेरियल मान लीजिए। इन सेल्स की दीवारें यानी सेल वॉल्स बहुत पतली होती हैं। एक पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है जो सेल वॉल के किनारे पर एक पतली लाइनिंग बनाता है, और बीच का पूरा हिस्सा एक बड़े से वैक्यूल से भरा होता है। वैक्यूल आप समझ लीजिए एक तरह का स्टोरेज बबल है। तो एपिडर्मिस ऐसी ही पतले लिविंग सेल्स की एक बहुत टाइट दीवार है। लेकिन अगर ये दीवार इतनी पतली है तो गर्मी के दिनों में पौधे के अंदर का पानी तो इजीली भाप बनकर उड़ जाएगा। तो क्या इस स्किन पर कोई वाटरप्रूफ कोटिंग होती है या प्लांट ऐसे ही? यहीं पर नेचर का डिफेंस मैकेनिज्म काम आता है। एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी और थिक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इसका मेन काम ही यही है कि पानी को उड़ने से रोका जाए। लेकिन यहाँ एक क्लासिक ट्रैप है जो एस्पिरेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है और नीट में पूछा जाता है। क्यूटिकल हर जगह नहीं होती, रूट्स में ये बिल्कुल एब्सेंट होती है। ओह हाँ, वो लॉजिक तो एकदम समझ में आता है, क्योंकि अगर रूट्स पर वाटरप्रूफ जैकेट पहना दी जाएगी तो जमीन से पानी अंदर आएगा कैसे? रूट्स का तो मेन काम ही पानी एब्जॉर्ब करना है। एग्जैक्टली। और लीव्स की एपिडर्मिस में एक और स्पेशल फीचर होता है, स्टोमाटा। ये छोटे पोर्स या छेद हैं जो ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। हर एक स्टोमा 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स से घिरा होता है जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंस निकलता है। डाइकॉट लीव्स में ये गार्ड सेल्स बीन शेप्ड यानी राजमा के आकार के होते हैं, लेकिन ग्रासेस जो कि मोनोकॉट्स हैं, ये गार्ड सेल्स डम्बेल शेप्ड होते हैं। बीन शेप्ड और डम्बेल शेप्ड, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब क्या इस शेप चेंज करने के पीछे कोई बड़ा एवोल्यूशनरी एडवांटेज है? ग्रासेस ने डम्बेल शेप क्यों चुना होगा? ये बहुत डीप पॉइंट है और कंपैरेटिव एग्जाम्स का फेवरेट भी। डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स मैकेनिकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं।
इनके मिडिल पोर्शन में सेल वॉल्स थिक होती हैं और एंड्स बल्बस यानी फूले हुए होते हैं। इस शेप की वजह से इन्हें स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए बहुत कम टर्गर प्रेशर या पानी के दबाव की जरूरत होती है। अब ग्रासेस अक्सर हार्श, ड्राई और खुले एनवायरनमेंट्स में ग्रो करती हैं जहां पानी की कमी होती है। उन्हें जल्दी और कम एनर्जी के साथ अपने पोर्स बंद करने होते हैं ताकि पानी बच सके। तो ये डंबल शेप एसेंशियली उनका सर्वाइवल हैक है। अमेजिंग। और इन गार्ड सेल्स की दीवारें अंदर और बाहर से कैसी होती हैं? क्या उनमें भी कोई ट्रिक है? हाँ बिल्कुल, गार्ड सेल्स की आउटर वॉल जो पोर से दूर होती है वो पतली होती है, लेकिन जो इनर वॉल पोर की तरफ होती है वो हाईली थिकन्ड होती है। जब पानी इन सेल्स में भरता है तो पतली आउटर वॉल बाहर की तरफ खींचती है और थिक इनर वॉल क्रेसेंट शेप ले लेती है, जिससे पोर खुल जाता है। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स भी होते हैं जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को एनर्जी और सिग्नल्स देते हैं। कभी-कभी इनके आसपास के एपिडर्मस सेल्स भी अपना शेप चेंज करके इनकी मदद करते हैं। उन्हें सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। स्टोमेटल एपैरेटस, गार्ड सेल्स और इन सब्सिडरी सेल्स को एक साथ मिलाकर स्टोमेटल एपैरेटस कहा जाता है। तो ये तो हो गए प्लांट की ब्रीदिंग पोर्स। मैंने नोटिस किया है कि एपिडर्मिस पर कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। रूट्स पर तो ऑफ कोर्स रूट हेयर्स होते हैं, पर स्टेम और लीव्स पर भी अक्सर एक फजी टेक्सचर होता है। तो क्या ये दोनों सेम चीज है? दोनों एपिडर्मिस के ही एक्सटेंशंस हैं, पर उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल का लंबा एक्सटेंशन। उनका काम मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है। वहीं दूसरी तरफ स्टेम या शूट सिस्टम पर जो बाल होते हैं उन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। ये यूजुअली मल्टीसेल्युलर होते हैं। ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ भी हो सकते हैं। तो अगर ट्राइकोम्स पानी एब्जॉर्ब नहीं करते तो उनका एक्चुअल काम क्या है? क्या सिर्फ प्लांट को फजी दिखाना? नहीं, इनका बड़ा फंक्शन ट्रांसपिरेशन को रोकना है। ट्रांसपिरेशन यानी पानी का भाप बनकर उड़ना। ट्राइकोम्स एक तरह से लीफ की सरफेस पर एक बाउंड्री लेयर बना देते हैं, जिससे हवा डायरेक्ट स्टोमाटा के पोर से नहीं टकराती और पानी का लॉस कम होता है। कुछ ट्राइकोम्स तो सेक्रेटरी भी होते हैं, जो स्टिकी या टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं ताकि कीड़े उन्हें ना खाएं। तो प्लांट एनाटॉमी का डिफेंस सिस्टम सच में बहुत टाइट है। एपिडर्मिस क्लियर हो गया हमें। अब अगर हम इस स्किन को हटा दें तो अंदर का जो फिलिंग मटेरियल है वो क्या होता है? सोर्स से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अगर हम आउटरमोस्ट स्किन, एपिडर्मिस और प्लांट के इंटरनल पाइप्स जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनको हटा दें तो जो कुछ भी बचता है वो सब ग्राउंड टिश्यू है। ये एसेंशियली प्लांट का मेन बल्क बनाता है। प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त और मेजुलरी रेज ये सब ग्राउंड टिश्यू ही हैं। इसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं, वही पेरेन्काइमा जिसकी हमने अभी बात की थी, और उसके अलावा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, हमने पेरेन्काइमा को तो समझ लिया कि वो थिन वॉल्ड लिविंग बबल रैप जैसा टिश्यू है। इन बाकी दोनों को भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा एग्जैक्टली क्या करते हैं? आप कोलेनकाइमा को प्लांट का कार्टिलेज मान लीजिए। इन सेल्स के कॉर्नर्स थिक होते हैं पेक्टोसेलुलोज की वजह से, इसलिए ये यंग स्टेम्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं और बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करते हैं। हवा चले तो स्टेम टूटे नहीं। स्क्लेरेनकाइमा प्लांट की हड्डी या वुड की तरह है। इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं और लिग्निन के बनी होती हैं, और मैच्योर होने पर ये सेल्स डेड होते हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इनका काम सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट देना है। और हाँ, अगर हम लीव्स की बात करें तो लीफ के ग्राउंड टिश्यू को मेसोफिल कहा जाता है। ये मेसोफिल उन्हीं थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल से बना होता है, पर इनमें क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। यानी असल में फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोसेसिंग जोन यही ग्राउंड टिश्यू है। स्टेम ये प्लांट का प्लम्बिंग डिपार्टमेंट है। जैसे घर में पानी लाने के लिए एक पाइप होती है और वेस्ट बाहर ले जाने के लिए दूसरी, वैसे ही पौधों में भी जाइलम और फ्लोएम नाम के दो अलग पाइपलाइंस होते हैं। अरेंजमेंट थोड़ा अलग है, पर बेसिक आइडिया वही है। जाइलम जमीन से पानी और मिनरल्स ऊपर लाता है, और फ्लोएम लीव्स में बने खाने को प्लांट के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन नीड के लिए ये आता है कि इन पाइपलाइंस को बंडल कैसे किया गया है। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को डिफरेंशिएट करने का ये सबसे सॉलिड फीचर है। डाइकॉट स्टेम्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है।
और जाइलम फ्लोएम के बीच में इसका क्या काम है? कैम्बियम एक ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर है जिसके पास डिवाइड होकर नए सेल्स बनाने की पावर होती है। जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है, ये कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम यानी वुड और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। इस प्रोसेस से पेड़ की मोटाई या उसकी गर्थ बढ़ती है। क्योंकि इन वैस्कुलर बंडल्स में और ज्यादा टिश्यूज बनाने की आजादी या ओपननेस होती है, इन्हें ओपन वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब डाइकॉट्स बड़े होकर मोटे पेड़ बन सकते हैं, जैसे आम या नीम का पेड़। तो मोनोकॉट्स में क्या केस होता है? मोनोकॉट्स जैसे कि घास, गेहूं या बांस, उनके वैस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है। वो सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। इनका थिकनेस यूजुअली एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता। इसके अलावा रूट्स और स्टेम्स में इन बंडल्स का अरेंजमेंट भी अलग होता है। रूट्स में जाइलम और फ्लोएम अलग-अलग रेडियस पर ऑल्टरनेट तरीके से बैठे होते हैं। इसे रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, इसको याद रखने का एक अच्छा ट्रिक हो सकता है कि आर से रेडियल और आर से रूट्स। और स्टेम्स में ये पाइपलाइंस कैसे होती हैं? स्टेम्स और लीव्स में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर जुड़े हुए होते हैं। इसे कंजॉइंट टाइप कहते हैं। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम हमेशा जाइलम के बाहर की तरफ सिचुएटेड होता है। ये हुई तीनों टिश्यू सिस्टम्स की बात। अब इन पजल पीसेस को जोड़कर देखते हैं कि एक्चुअल ऑर्गन्स अंदर से कैसे फंक्शन करते हैं। तो जमीन के नीचे से शुरू करते हैं, एनाटॉमी ऑफ रूट्स। अगर मैं एक सनफ्लावर रूट, जो कि एक डाइकॉट है, उसका स्लाइस काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं, तो मुझे बिल्कुल बाहर से अंदर तक कौन-कौन सी लेयर्स दिखेंगी? सबसे बाहर आपको टर्पिब्लेमा दिखेगी, जहां से रूट हेयर्स निकलते हैं। उसके ठीक अंदर कॉर्टेक्स होगा, जो बहुत सारी थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर्स से बना होता है, जिनमें काफी इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। लेकिन इस कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर बहुत स्पेशल होती है। इसे एंडोडर्मिस कहते हैं। ये एक सिंगल लेयर होती है जिसमें बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं और इनके बीच कोई गैप नहीं होता। वेट, एक मिनट। अगर रूट का मेन काम पानी अंदर लेना है और एंडोडर्मिस में कोई गैप ही नहीं है, तो पानी अंदर के वैस्कुलर पाइप्स तक कैसे पहुंचेगा? क्या ये लेयर पानी को रोक देती है? यही तो एक बहुत बड़ा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एंडोडर्मिस के सेल्स की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पर एक वैक्सी वाटर इम्परमिएबल मटेरियल की कोटिंग होती है, जिसे सुबेरिन कहते हैं। इन सुबेरिन की स्ट्रिप्स को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। अब सोचिए, रूट मिट्टी के अंदर पानी में डूबी हुई है। अगर पानी सीधा अंदर चला गया तो प्लांट फ्लड हो जाएगा और बहुत सारे टॉक्सिक मिनरल्स भी अंदर आ जाएंगे। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक चेक पॉइंट या टोल प्लाजा की तरह काम करती हैं। ये पानी को सेल्स के बीच की जगह से अंदर आने से रोकती हैं और फोर्स करती हैं कि पानी सेल के लिविंग मेम्ब्रेन के अंदर से ही गुजर कर जाए। इस तरह प्लांट कंट्रोल करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या नहीं। वाओ, मतलब ये एक प्रॉपर सिक्योरिटी गेट है। एंडोडर्मिस के इस चेकपोस्ट को क्रॉस करने के बाद क्या आता है? एंडोडर्मिस क्रॉस करते ही थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर्स आती हैं, जिसे पेरीसाइकिल कहते हैं। ये बहुत क्रूशल जोन है। जब प्लांट को साइड में नई जड़ें यानी लैटरल रूट्स निकालनी होती हैं, या जब सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त वैस्कुलर कैम्बियम बनना होता है, तो इनकी शुरुआत इसी पेरीसाइकिल से होती है। इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। डाइकॉट रूट में यूजुअली 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस होते हैं, जिसे डायार्क टू टेट्रार्क कंडीशन कहते हैं। बीच में एक बहुत छोटा सा पिथ होता है। एंडोडर्मिस के अंदर आने वाले इन सारे टिश्यूज को, जिसमें पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स और पिथ आते हैं, इन सब को मिला के एक टर्म दिया जाता है, स्टीले। स्टीले मतलब रूट का बिल्कुल सेंट्रल कोर, जहां सारा मेन प्लम्बिंग और सपोर्ट सिस्टम है। तो एक मोनोकॉट रूट इस डाइकॉट रूट से कितनी अलग दिखेगी? स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है। मोनोकॉट रूट में भी एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और पिथ होता है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डीप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 3 मेजर डेड गिवअवेज हैं जो इन्हें अलग करते हैं। पहला, डाइकॉट में जहां 2 से 4 जाइलम बंडल्स थे, मोनोकॉट रूट में यूजुअली 6 से ज्यादा जाइलम बंडल्स होते हैं। इसे पॉलीआर्च कंडीशन कहते हैं। दूसरा, मोनोकॉट रूट का पिथ बहुत बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है, डाइकॉट्स की तरह छोटा नहीं। और तीसरा, सबसे अहम फर्क, जैसा हमने पहले बात की, मोनोकॉट रूट्स में यूजुअली कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। वो मोटी वुड नहीं बनाते। रूट्स एकदम क्लियर हो गए। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, एनाटॉमी ऑफ स्टेम्स की तरफ।
अगर स्टेम को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा जाए तो एक डाइकॉट स्टेम को देखकर हम उसकी अलग-अलग रिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स होता है, लेकिन ये कॉर्टेक्स 3 अलग-अलग सब जोन्स में बटा हुआ है। सबसे आउटर जोन जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे है, उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये कॉलनकाइमा सेल्स की कुछ लेयर्स से बना होता है। जैसा मैंने बताया था, ये स्टेम को फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ देता है जब वो यंग होता है, ताकि हवा से टूट ना जाए। उसके नीचे कॉर्टिकल लेयर्स आती हैं जो पैरेन्काइमा की होती हैं, और कॉर्टेक्स की आखिरी लेयर है एंडोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस को एक और स्पेशल नाम दिया जाता है, स्टार्च शीथ। स्टार्च शीथ, इसका मतलब यहाँ कुछ फूड स्टोरेज हो रहा है? पर स्टेम यहाँ स्टार्च क्यों स्टोर करना चाहता है? हाँ, इसका रीजन ये है कि इन एंडोडर्मल सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स भरे होते हैं। यंग स्टेम्स में थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि वो ग्रीन होते हैं, और ये स्टार्च स्टेम को लोकल एनर्जी प्रोवाइड करने या आगे ग्रोथ फेज में काम आने के लिए स्टोर किया जाता है। एंडोडर्मिस के ठीक अंदर पेरिसाइकल होता है जो स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस के फॉर्म में फ्लोएम के ऊपर एक सेमीलुनर या आधे चांद जैसा आकार बनाता है। पर डाइकॉट स्टेम का सबसे आइकॉनिक फीचर है उसके वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट। आइकॉनिक फीचर मतलब अगर कोई माइक्रोस्कोप में देखे तो 1 सेकंड में पहचान लेगा? बिल्कुल। डाइकॉट स्टेम में सारे वैस्कुलर बंडल्स एक परफेक्ट रिंग में अरेंज होते हैं। एक सर्कुलर रिंग फॉर्म करना डाइकॉट स्टेम का ट्रेडमार्क है। हर बंडल कॉन्जॉइंट और ओपन होता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक टर्म यहाँ यूज होती है, जाइलम का अरेंजमेंट एंड आर्च होता है। एंड आर्च, ये टेक्निकल टर्म थोड़ा भारी लग रहा है। इसका सिंपल लॉजिक क्या होगा? इसको एक बढ़ते हुए शहर की तरह सोचिए। जब जाइलम पहली बार बनना शुरू होता है तो उसके पाइप्स छोटे होते हैं, उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, नए और बड़े जाइलम पाइप्स बनते हैं, जिन्हें मेटाजाइलम कहते हैं। एंड आर्च अरेंजमेंट का मतलब है कि जो पुराने छोटे पाइप्स हैं यानी प्रोटोजाइलम, वो स्टेम के बिल्कुल सेंटर यानी पिथ की तरफ ढकेल दिए जाते हैं, और जो नए बड़े पाइप्स हैं मेटाजाइलम, वो बाहर की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ बनते हैं। डाइकॉट स्टेम के बिल्कुल सेंटर में बहुत बड़ा पैरेन्काइमाटिस पिथ होता है। अच्छा, समझ गई। शहर का पुराना छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर में और नए बड़े हाईवेज बाहर की तरफ। ये तो एक वेल प्लान्ड रिंग सिटी जैसा लग रहा है। तो मोनोकॉट स्टेम का शहर कैसा दिखता है? उसमें क्या अलग है? मोनोकॉट स्टेम एक ऐसी सिटी है जहां कोई क्लियर जोनिंग लॉज नहीं है। यहाँ हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटिस होती है, कॉलनकाइमेटिस नहीं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क प्लम्बिंग यानी पाइप्स का है। यहाँ वैस्कुलर बंडल्स किसी रिंग में नहीं होते, बल्कि ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होते हैं। हर वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है, जिसे बंडल शीथ कहते हैं। एक बिखरा हुआ प्लम्बिंग सिस्टम। तो इसमें जो बाहर वाले और अंदर वाले पाइप्स हैं, क्या उनका साइज भी अलग होता है? हाँ, वहां भी पैटर्न है। जो वैस्कुलर बंडल्स पेरीफेरी यानी बाहर की तरफ होते हैं, वो साइज में छोटे होते हैं, और जो सेंटर की तरफ होते हैं वो बड़े होते हैं। यहाँ कैम्बियम नहीं होता, इसलिए ये क्लोज्ड बंडल्स हैं। इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एब्सेंट होता है, जो डाइकॉट्स में था। और एक सबसे यूनिक सर्वाइवल फीचर है इनका, मोनोकॉट स्टेम्स के वैस्कुलर बंडल्स के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं। बिल्ट इन वाटर टैंक्स। ये सच में कमाल का एडेप्टेशन है पानी स्टोर करके रखने के लिए, ताकि इमरजेंसीज में काम आए। अब चलते हैं प्लांट के सबसे क्रूशियल ऑर्गन पर, जिसे हम लीव्स कहते हैं। आम भाषा में इन्हें फूड फैक्ट्री बोला जाता है। सोर्स बताता है कि डाइकॉट लीव्स को डॉर्सीवेंट्रल और मोनोकॉट लीव्स को आइसोबिलेट्रल कहा जाता है। इन टर्म्स को कैसे डिकोड करें हम? डॉर्सीवेंट्रल का सीधा मतलब है कि पत्ते की ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस अलग अलग हैं। अगर आप किसी भी डाइकॉट लीव जैसे आम या पीपल के पत्ते को ध्यान से देखें, तो ऊपर की सरफेस डार्क ग्रीन और थोड़ी स्मूथ होती है, और नीचे की थोड़ी रफ और लाइट। इसके इंटरनल वर्टिकल सेक्शन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस लीफ के दोनों तरफ होती है। ऊपर वाली को एडैक्सियल और नीचे वाली को एवैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। तो इसका मतलब दोनों सर्फेसेस पर स्टोमेटा का नंबर भी बराबर नहीं होगा। मैं गेस कर सकती हूँ कि नीचे की तरफ ज्यादा पोर्स होंगे, ताकि डायरेक्ट धूप से पानी ना उड़ जाए। आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। एबैक्सियल यानी लोअर सरफेस पर स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं, और एडैक्सियल अपर सरफेस पर कभी-कभी एक भी स्टोमेटा नहीं होता। ये क्लियर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं इस पत्ते के ग्राउंड टिश्यू यानी मीजोफिल पर। डाइकॉट लीफ में ये टिश्यू 2 अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड होता है।
ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है। ये लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल और वर्टिकली अरेंज होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट फेस कर रहे होते हैं। और इन लंबे पैलिसेड सेल्स के नीचे का जो हिस्सा है वो कैसा दिखता है? इनके नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। इसके सेल्स ओवल या राउंड होते हैं और एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं। इनके बीच में बहुत सारी एयर कैविटीज या हवा की जगह होती है। ये लूज अरेंजमेंट गैसेस को इजीली अंदर बाहर फ्लो करने में मदद करता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्मूथली चल सके। जहां तक वेन्स की बात है, डाइकॉट लीव्स में रेटिकुलेट वीनेशन यानी जाली जैसा पैटर्न होता है। इसलिए उनके वैस्कुलर बंडल्स का साइज वेन्स के हिसाब से वेरी करता है। मिडरिब का बंडल सबसे बड़ा होगा और छोटी वेन्स के बंडल्स छोटे होंगे। इन बंडल्स के चारों तरफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स होते हैं। ओके, तो डाइकॉट लीव टॉप टू बॉटम काफी स्पेशलाइज्ड लग रही है। अब आते हैं आइजोबाइलैटरल यानी मोनोकॉट लीफ पर। आइजो मतलब होता है सेम। तो क्या इस पत्ती की दोनों सर्फेसेस एग्जैक्टली एक जैसी होती है अंदर से? स्ट्रक्चर में बहुत हद तक, हाँ। आइसोबायोलैटरल लीफ में स्टोमाटा दोनों सर्फेसेस ऊपर और नीचे पर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में होते हैं। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि इनका मीजोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं होता। पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू एक जैसे राउंड और ओवल सेल्स से भरा होता है। और क्योंकि इनमें पैरेलल विनेशन होती है, सारे वैस्कुलर बंडल्स मेन वेन्स को छोड़कर लगभग एक ही साइज के होते हैं। पर इन मोनोकॉट लीव्स में, स्पेशली ग्रासेस में, नेचर का एक बहुत बड़ा मैजिक ट्रिक छुपा हुआ है। मैजिक ट्रिक? मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, ये क्या चीज है? ग्रासेस में अपर एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो वेन्स के आसपास होते हैं वो बाकी एपिडर्मल सेल से अलग हो जाते हैं। वो मॉडिफाई होकर बड़े, एम्प्टी और कलरलेस बन जाते हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स अगर ये खाली हैं और कलरलेस हैं तो इनका एक्चुअल पर्पस क्या है लीफ के अंदर? ये सेल्स वाटर सेंसर्स और फिजिकल मोटर्स की तरह काम करते हैं। जब सॉइल में अच्छा खासा पानी होता है तो ये बुलीफॉर्म सेल्स पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और टर्जिड यानी फूल जाते हैं। इनके फूलने से लीफ की पूरी सरफेस फ्लैट हो जाती है और वो मैक्सिमम सनलाइट कैप्चर करती है। लेकिन जब ड्रॉट होता है या पानी की कमी होती है तो ये सेल्स अपना पानी लूज कर देते हैं और फ्लासिड यानी पिचक जाते हैं। वेट, अगर ये सेल्स पिचक गए तो लीफ का क्या होगा? क्या वो मुरझा जाएगी? वो मुरझाती नहीं है, बल्कि एक्टिवली रोल हो जाती है। बुलीफॉर्म सेल्स के पिचकने से लीफ अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है। आपने गर्मियों में ग्राउंड पर सूखी, गोल मुड़ी हुई घास तो देखी होगी। वो घास मर नहीं रही होती, बल्कि बुलीफॉर्म सेल्स उस लीफ को रोल कर रहे होते हैं ताकि स्टोमेटा अंदर छुप जाएं और ट्रांसपिरेशन से होने वाला वाटर लॉस एकदम मिनिमाइज हो जाए। ये नेचर का एक ऑटोमेटिक फोल्डिंग मैकेनिज्म है। माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। तो वो सूखी घास असल में एक हाईली एक्टिव डिफेंस मोड में होती है। इस डीप डाइव ने मुझे वाकई प्लांट वर्ल्ड को देखने का एक नया लेंस दे दिया है। चाहे वो एंडोडर्मिस की सुबरिन वाली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हों जो रूट्स में सिक्योरिटी चेकपोस्ट का काम करती है, या स्टेम में बिखरे हुए मोनोकॉट वाटर टैंक्स, या फिर ग्रासेस में पानी बचाने वाले ये बुलीफॉर्म सेल्स। पौधे दिखने में भले ही स्टैटिक लगते हैं, पर अंदर से उनकी माइक्रो इंजीनियरिंग हमारी सबसे एडवांस्ड मशीन से भी ज़्यादा स्मार्ट और अडेप्टेबल है। हर लेयर, हर सेल किसी न किसी वजह से वहां रखा गया है। और इसी ब्रिलियंट अडेप्टेशन को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। आज हमने प्लांट्स की जिन सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स की बात की, जैसे क्यूटिकल्स और डंबल स्टोमाटा जो पानी बचाते हैं, उन्हें इवॉल्व होने में लाखों साल लगे हैं। लेकिन आज ग्लोबल क्लाइमेट जिस तेजी से बदल रहा है, एक्सट्रीम हीट और अनएक्सपेक्टेड ड्राउट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में प्लांट्स अपनी इस इंटरनल एनाटॉमी को और तेजी से मॉडिफाई कर पाएंगे? क्या हम आगे चलकर और नए तरीके के टिश्यू सिस्टम्स या मॉडिफिकेशंस ऑब्जर्व करेंगे जो इस एक्सट्रीम क्लाइमेट क्राइसिस से प्लांट्स को बचा सके? ये वाकई सोचने वाली बात है कि नेचर की एनाटॉमी की किताब का अगला चैप्टर कैसा होगा।